बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फ्रांस में जनरल बाजवा की वीडियो वायरल हो रही है। जनरल बाजवा की शान में कसीदा पढ़ने वाला शख्स कौन था और इसका पाकिस्तान की किस सियासी जमात से ताल्लुक है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मरीम नवाज आज़ाद कश्मीर में एक दिल का अस्पताल बनवाना चाहती हैं, क्या वहां पर नवाज शरीफ का इलाज होगा, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा का केस जो है, हुकूमत खाइफ है अदालतों से और अब एक नया प्लान तैयार किया गया यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। ये प्लान क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कांग्रेस के 86 अरकान हैं अमेरिका में जो पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर फजल रहमान इलेक्शन करवाने के क्यों हामी नहीं हैं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम तरीन ये वीडियो पाकिस्तान से बाहर फ्रांस में, जहां पर जनरल बाजवा अपनी अहलिया और बेटे के साथ मौजूद थे, जब एक शख्स ने उन्हें अप्रोच किया और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें वो पूछ रहा है और बता रहा है कि तुम अफगानिस्तान के हवाले से जहाद की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम किस तरह फिर रहे हो। और इसको उसने बाकायदा एक गुस्से की हालत में जनरल बाजवा से सवाल करता हुआ हमें नजर आता है। फिर जनरल बाजवा जो हैं उन्हें रोकते हैं, उस शख्स को रोकते हैं और कहते हैं कि यार ये वीडियो मत बनाओ, मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। लेकिन वो बज़िद होता है, वो गालियां देता है, वो शान में कसीदे पढ़ता है और पूरे का पूरा गुस्सा जो है उसने निकाल दिया अफगानिस्तान के हालात के हवाले से। और फिर वो जो उनकी अहलिया थी वहाँ पर बैठी हुई थी, वो ये कहती हैं कि ये हमारी वीडियो बना रहा है, आप खामोश हो जाएं। और फिर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। एक आर्मी चीफ ये क्या कह रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जिस पर वो कहता है कि मेरे पीछे अगर पुलिस ना खड़ी होती तो मैं तुम्हें गधे की तरह पीटता। अब ये पश्तो ज़ुबान है, जो भी ज़ुबान जिसमें उसका तर्जमा किया गया, जो सोशल मीडिया पर तर्जमे के साथ एक यूट्यूबर है अली जई, उन्होंने पश्तो से उर्दू में तर्जमा करके इसे शेयर किया। और अगर पुलिस ना खड़ी होती तो मैं इसको बताता, फिर गाली देते हैं, फिर अपने सामने देखने का कहते हैं और फिर जनरल बाजवा को भी गाली दी जाती है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो हैरानकुन एलिमेंट था ना कि जनरल बाजवा पूरी वीडियो में मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और बहुत ही बेबसी की तस्वीर बने रहे, कुछ नहीं कर सकते थे, खामोशी से उठते हैं और चले जाते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जानना चाहता है कि जनरल बाजवा आजकल किन हालात के अंदर हैं, तो आपको ये वीडियो जो है पूरी रुदात सुना देगी कि इस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही है और पाकिस्तान से बाहर वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि ये शख्स जिसने ये जो गुस्ताखी की, हिम्मत कहें, गुस्ताखी कहें, जनरल बाजवा की शान में कसीदा पढ़ा, ये कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये जो कोई भी था, शुक्र करें इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। और अगर इसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता तो पाकिस्तान में एक और क्रैकडाउन होना था और लोगों ने ये कहना था कि जनाब देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अब फ्रांस भी पहुंच गए हैं और वहां भी जनरल बाजवा का पीछा करते हैं। और फिर सोशल मीडिया के जरिए जो है इस वीडियो को आम किया जा रहा है, दिखाया जाए लोगों को कि जनरल बाजवा आजकल किस हालात में और किस तरह जनरल बाजवा की तज़हीक की गई। लेकिन आई डोंट नो, मुझे ये अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए, फॉर्चुनेट कहना चाहिए, खुशकिस्मती, बदकिस्मती ये जनरल बाजवा की या कुछ लोगों की कि उस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता तो एकदम से नाम नेहाद सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव होते और उन्होंने निकाल कर दिखाना था कि जनाब ये देखें। और वो बात जो कर रहा है ना, वो अफगानिस्तान की कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में तुमने क्या किया। ये भी अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान की बात कर रहा होता तो फिर इन्होंने कोई ना कोई जो चीज़ है वो निकाल लेनी थी। और मुझे अभी भी यकीन है कि सोशल मीडिया नून लीग का ज़रूर कुछ ना कुछ निकाल कर लेकर आएगा। फैक्ट चेक जिसे हम कहते हैं कि जनाब जिस शख्स ने जो कुछ किया असल में उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में किस इलाके से है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये ज़रूर चेक करें कि अफगानिस्तान से इस शख्स का क्या ताल्लुक है और वाकई वो अफगानी था या नहीं था। क्योंकि उसने ही कहा कि 40 साल हो गए ये अफगानिस्तान में जहाद खेल रहा है और अपनी बीवी बच्चे लेकर ये इधर घूम रहा है। ये उसका एक अपना इजहार था, बेबसी कहें या उसने मुनासिब समझा कि एक शख्स जो उसके सामने खड़ा है और वो समझता है कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ
जनरल बाजवा साहब जो हैं वहाँ पर किस किस्म का दर्ज देते हैं, जो उन्होंने अपनी रजीम चेंज के मौके पर या उससे पहले जो कुछ करते रहे, तो उसने ये मौके को गनीमत समझकर जनरल बाजवा की शान में ये कसीदे पढ़े हैं। व्यूअर्स, मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा, उस पर जाने से पहले एक वीडियो इसी हवाले से मंसूर अली खान साहब ने भी की है, और वो ये कहते हैं, और उन्होंने जनरल बाजवा का वर्जन उसमें बड़ा क्लियर करके चलाया है। वो ये कहते हैं कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूँ। इसके बाद वो कुछ देर बात करने के बाद पाकिस्तानियों को गाली देना शुरू कर देता है। जनरल बाजवा की अहलिया बाजवा को रोकती हैं। इसके बाद शख्स ने एडिट करके जहाँ पाकिस्तानियों को गालियाँ दी, वहाँ पर एडिट करके जनरल बाजवा की अहलिया को भी गालियाँ देकर वीडियो एडिट कर कर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर की गई है। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी मतलब की चीज़ को निकालते हैं और फिर उसे एडिट करके, ये कोई नई बात नहीं है। अब आ जाते हैं मरीम नवाज के खिताब के ऊपर। मरीम नवाज ने ज़िला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब किया है, और यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जिसकी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए और हमें ओपन ग्राउंड दी जाए जहां पर मरियम जाकर तकरीरें करे। अच्छा, मरियम ने जो बातें की हैं इस पर भी हम अपना कमेंट जरूर करेंगे, और जिस तरह से वो सियासत करना चाहती है। लेकिन व्यूअर्स, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि मरियम का सियासी कद काठ कुछ भी नहीं है। आज नून लीग के पीछे जिन लोगों की सपोर्ट है, इस जमात के पीछे से सपोर्ट को अलग कर दिया जाए तो नून लीग धड़म से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और मरियम नवाज के पीछे से नून लीग की सपोर्ट को खत्म कर दिया जाए तो मरियम नवाज को शायद पाकिस्तान में एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की भी तौफीक ना हो और वो जीत ना सके, और वो भी धड़म से नीचे गिर जाएंगे। और एक जुमला मरियम नवाज की तकरीर में ऐसा था जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की ना पूरी की पूरी तशरीह करता है, और ये सपोर्ट का मामला और मरूसियत और शख्सियात की सियासत असल में क्या है, इसके पीछे यानी इस जुमले के पीछे पूरा राज जो है वो छुपा हुआ है। मरीम ये कहती हैं कि आज आज़ाद कश्मीर में जहां भी चले जाओ पुख्ता सड़कें नजर आती हैं। बाग में दिल के जिस अस्पताल का ऐलान हुआ था वो नहीं बन सका। आप मुश्ताक मिन्हास को वोट दें, मैं उनके साथ मिलकर अस्पताल बनवा कर दूंगी। यानी मुश्ताक मिन्हास साहब का अपना कोई सियासी कद काठ नहीं है, और जिस किस्म का वो बैगेज लेकर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त चल रहे हैं, तो साबित ये हुआ कि जब आपकी अपनी कुछ काबिलियत ना हो तो आप सहारे तलाश करते हैं। मुश्ताक मिन्हास की अपनी काबिलियत अवाम के दरमियान और एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो उसने मरियम का सहारा लिया। मरियम जलसों में जाती है, मरियम की अपनी कुछ काबिलियत नहीं है तो वो अपने बाप की पार्टी पर उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तकरीरें कर रही है। अपनी सियासी जद्दोजहद कुछ नहीं है। और नून लीग की अपनी इस वक्त पोजीशन क्या है, मुल्क कहां से कहां चला गया, इसलिए उसे सहारे की जरूरत पड़ी कुछ ताकतवर लोगों की। तो ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। और फिर मरीम नवाज ने ये जो बात कही ना कि मैं दिल का अस्पताल बनाऊंगी, मेरा इस सवाल ये है मरीम बीबी से कि क्या इसमें नवाज शरीफ का इलाज करवाया जाएगा? चूंकि पिछले 4 बरसों में एक साजिश जनरल बाजवा जो फ्रांस में बैठकर अब भाषण दे रहे हैं कि वो आर्मी चीफ नहीं है, और उन्होंने अपने ओहदे से ही अपने आप को अलग कर लिया। वाकई वो आर्मी चीफ नहीं है, वो ठीक कह रहे थे, इस वक्त आर्मी चीफ कोई और है। लेकिन जिस तरह से जो साजिश पिछले 4 बरसों में लंदन प्लान की शक्ल में हमारे सामने आई और जो तैयार होता रहा, क्या नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने यहाँ पर आए थे और क्या बना नवाज शरीफ के इलाज का? खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं, और लीगल टीम इस वक्त दिन रात एक करके नवाज शरीफ के केस को जो है वो तैयार कर रही है, और गुफ्तगू चल रही है कि किस तरह उनकी एंट्री होगी, कहाँ रखा जाएगा, कितनी देर जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, किस घर को सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सब काम जो है वो किए जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था ना कि खान साहब आप जाएं, रात गुजारें, गुड टू सी यू, और फिर कुछ लोगों को मिलने की इजाज़त भी होगी, गप्पे लगाएं, इस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को भी जो है रिलीफ दिया जाएगा। और कल को कोई अगर बात करेगा ना तो लोग कहेंगे कि इमरान खान को भी तो आपने रेस्ट हाउस में रखा था, अदालतों ने रखा था। अगर आज नवाज शरीफ साहब अगर किसी रेस्ट हाउस में या किसी जेल को जो है घर को जेल डिक्लेयर कर दिया गया तो इसमें कौन सी कोई बुरी बात है। मरीम नवाज जलसे अब करेंगी, हमजा शहबाज भी बाहर आ गए हैं और अब वो भी आपको जलसों में नजर आएंगे। तो असल में ये है मरूसियत जो आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही है। ये पाकिस्तान से माइनस कैसे होगी, ये व्यूअर्स एक बुनियादी सवाल है। 2 चीजें जो पाकिस्तान की आवाम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
मुस्तकबिल क्या होगा और उन्हें इलेक्शन से कैसे दूर रखा जा सकता है। खान साहब ने ना एक बात कही कि उनकी मकबूलियत कहाँ पर स्टैंड करती है। जिस दिन से वो डायरी लेकर निकले, ये मकबूलियत 3 फोल्ड जो है ना वो मल्टीप्लाई हुई है। और एक बात तहरीक इंसाफ के हवाले से कही जाती है कि अगर इमरान खान किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे ना तो वो जीत जाएगा। हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये चीज़ें देख ली, जब हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी लेकिन इमरान खान को गिराया नहीं जा सका। अब किस किस्म की प्लानिंग तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही है। पाकिस्तान में तो खैर मीम्स भी बनना शुरू हो गए ना कि जनाब खंभों को गिरा दें, कहीं ये ना हो कि इमरान खान जो है वो इन्हें नॉमिनेट कर दे और ये पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करना शुरू कर दें। तो अब तो खैर मीम्स बनना शुरू हो गए। लेकिन जो संजीदा सवाल ये है कि जिस सियासी मंजरनामे का जिक्र हम हमेशा करते हैं, यहाँ पर मरूसियत आपको हमेशा अपने अरूज पर नजर आएगी, शख्सियात की सियासत आपको अरूज पर नजर आएगी। भुट्टो खानदान का वोट जो है वो जरदारी के बच्चों के हिस्से में आ गया और आज भी भुट्टो जिंदा है। सिंध के अंदर ये नारा लगाया जाता है और भुट्टो के नाम पर वोट हासिल किया जाता है, यानी शख्सियात। नून लीग के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने नून से शीन निकाल ली, हुकूमत में सब मौजूद हैं, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का नारा लगाया जाता है, शख्सियात की सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ भी एक शख्सियत जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत है मौजूद है, उनका वोट बैंक भी शख्सियात यानी तहरीक इंसाफ का वोट भी शख्सियत के गिर्द घूमता है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज आपको मजबूत नजर नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शख्सियात आपको मजबूत नजर आएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि रोजाना हम ये खबरें सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को मजीद जो है उन्होंने अपनी इमरान खान से राहें जुदा कर ली, पार्टी तोड़कर कहीं और चले गए, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो क्या इन हालात में तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? तो जवाब है जनाब कि ये खत्म नहीं होगी। मैं अक्सर ये सवाल अपने आप से भी करता हूं और इसका जायजा हमने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करके भी लिया कि तमाम सियासी जमातों की जो आगे वरासत है ना सियासत, वो उनके बच्चों से चलेगी। तो खान साहब की सियासत जो है वो कैसे चलेगी, क्योंकि इनके बच्चे यानी कासिम साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं और ना ही उनकी कोई ख्वाहिश है कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। तो फिर ये सियासत आगे कैसे बढ़ेगी? ये 27 साल की मेहनत और अब मजीद मेहनत जो करनी है, ये क्या रायगा चली जाएगी? याद रखें कि ये एक ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज थी। लोग ये समझते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को कुचल दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, जिनसे बोला नहीं जाता, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए आए, आज तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। अच्छा हुआ कि वो चले गए, क्योंकि अब ये जो वरासत है ये पाकिस्तान की यूथ को मुंतकिल हो रही है। यहां पर एक मरियम थी ना जो इस वरासत को समेटेगी नून लीग की, लेकिन यहां पर जब पाकिस्तान के नौजवान पीटीआई की जो सियासी वरासत है इसे समेटेंगे तो आप अंदाजा करें कि तमाम जो सियासी धड़े हैं, जो मरूसियत की एक पनीरी है, इसे कैसे कुचलने में नौजवान अपना किरदार अदा करेगा। छांटी हो गई तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों की और खान साहब अपनी इस लेगेसी को नौजवान नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत डाई हार्ड किस्म के तहरीक इंसाफ के अंदर से ना सिर्फ वर्कर्स मिलेंगे बल्कि वो लोग भी मिलेंगे जो इस जमात को उसके असल मकाम तक लेकर जाएंगे। और आज जो लोग छोड़कर चले गए, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर खान साहब के बाद अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये जमात तकसीम होती, मुख्तलिफ धड़े बन जाते और उन धड़ों को मुख्तलिफ लोग कंट्रोल कर रहे होते। लेकिन आज ये जो छांटी हुई है ये एक ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है और नौजवान नस्ल ही इमरान खान की सियासी वरासत है जो आपको एक इलेक्शन नहीं तो कम से कम दूसरे इलेक्शन में ज़रूर जो है अपना लोहा मनवाते हुए नज़र आएगी। अगर अमेरिका के अंदर बाइडेन साहब जो हैं 81-82 साल की उम्र में कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो फिर खान साहब को ही इज़ फिट और इन 71 और शायद वो बाइडेन से ज़्यादा फिट हैं और वो मुकाबला करना भी जानते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए हिकमत अमली ये तय की गई। मैंने कुछ माह पहले एक मुकम्मल वीडियो की और आपको ये भी बताया कि किन ऑफिसर्स को, किन लोगों को, किस तरह ब्यूरोक्रेसी को, टीचर्स को और जो आपकी निगरान हुकूमतें इस्तेमाल किया जाएगा। अब होगा क्या?
बहुत सारे लेयर्स होती हैं जी। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, कागजात नामजदगी तक आपके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, टिकट लेने तक आपके पास बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। और तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिन्हें इमरान खान जब भी इलेक्शन होंगे, वैसे होते हुए नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन जब टिकट जारी करेंगे तो उन्हें किसी न किसी बुनियाद पर धर लिया जाएगा कि जनाब आप 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, आपने ट्वीट की थी, आपके खिलाफ मुकदमा आ गया, लिहाजा आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी और तहरीक इंसाफ के नंबर्स को कम किया जाएगा। और जब उन्हें एहसास होगा कि हाँ एक ऐसा नंबर मौजूद है जो टक्कर नहीं दे सकता, इलेक्शन से हमने तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया, तो फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन जो करवाए जाएंगे। लेकिन लगता ऐसा ही यही है कि इलेक्शन मुल्क के अंदर नहीं हो रहे, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो करके देख लें, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी इन्हें यकीन है कि जनाब जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ का इमरान खान के वोट बैंक को क्रश करने का, शायद ये इतना आसान नहीं होगा। अभी वहाँ भी मामला जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आए। अच्छा, अब एक आज बयान जारी किया गया अता तारड़ साहब की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा गरजे बरसे हैं, और मैं ये देख रहा था कि उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा का केस जो है उसे दोबारा टेकअप किया है। यास्मीन राशिद साहिबा को बरी कर दिया गया, और फिर खान साहब का एक बयान भी जारी हुआ जो वो पोजीशन ले रहे थे। वो ये कहते हैं कि पंजाब की एक सदर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अगर उसे अदालत ने बरी कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और हमारी जमात को जिस तरह दीवार के साथ लगा कर और एक बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है ना कि इन्होंने सब कुछ किया, तो अदालत ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अता तारड़ साहब ने कहा कि दूसरे सफ़े पर FIR के यास्मीन राशिद साहिबा का नाम मौजूद है। फोरेंसिक रिपोर्ट का अगर इंतजार कर लिया जाता तो शायद हालात कुछ और होते। गैर कानूनी तरीके से बरी किया गया। दो बातें मैं आपके सामने रख दूं। बरी करने की बुनियादी वजह अदालतें इंतजार नहीं करती, ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। तारड़ साहब, आप वकील हैं, आपको शायद आई डोंट नो कहाँ वकालत आप करते हैं, ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला अदालत में दिया जाता, फोरेंसिक रिपोर्ट जब आती और कहा जाता कि जनाब इस बुनियाद पर हमने केस किया, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट को चैलेंज भी किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर आपने लोगों की पोजीशन का तो जरूर बता दिया कि वो उस इलाके में मौजूद थी कोर कमांडर हाउस के सामने, हालांकि वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि जनाब आपने अंदर नहीं जाना, तो वो कहाँ खड़ी होकर कह रही थी? वो कोर कमांडर हाउस के सामने। यानी जो प्रोसिक्यूशन और जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी ना, आप अपनी हार माने और तस्लीम करें कि आपकी प्रोसिक्यूशन टीम इस केस के ताने बाने इमरान खान से जोड़ने में नाकाम रही, और फिर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी नाकाम रही। लेकिन वो डटे हुए हैं। अब FIR में नाम आने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता, जुर्म को अदालत में साबित करना पड़ता है। चाहे आप पहले सफ़े में भी यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिख लेते ना, इसके बावजूद जो है अगर सबूत नहीं है ना, तो वो पहला सफ़ा हो दूसरा हो, ये साबित नहीं करता कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कसूरवार थी। आपको अदालत में प्रूफ्स देने थे जो आप देने में नाकाम रहे, लेकिन क्योंकि इनकी सुबकी हुई और एक प्रेशर भी है इनके ऊपर, इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए यास्मीन राशिद को जो है वो कसूरवार, और कुछ लोगों को जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बिल्कुल मुल्क के दुश्मन है और इन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की है। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि इसके साथ साथ कांग्रेस के 86 अरकान से दस्तखत जो है वो करवाए गए हैं, और इसमें एक कांग्रेसी रुकन हैं ग्रेग केसार, जिनसे मुलाकात हुई। सजाद बरकी और आतिफ खान की अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और अपने वो बयान के अंदर क्या कह रहे हैं कि हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप पाकिस्तान में जारी हालात पर तबादला ख्याल ज़रूर करें। मैं कांग्रेस के मेंबर की हैसियत से कहना चाहता हूं कि हम इंसानी हकूक़ और जमहूरियत को ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया में कहीं भी सपोर्ट करेंगे। ये अल्फाज थे ग्रेग केसार के जिन्होंने ये कहे, लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जनाब आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका से मदद की बात कर रहे हैं। मदद की बात तो यकीनन वो कर रहे हैं, लेकिन वो मदद ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाएं, बल्कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उसके ऊपर बात की जाए। कुछ लोगों ने, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि ये इंसानी हकूक़ का मामला नहीं है। इसे जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ जो है वो यकीनन कार्रवाई हर सूरत में की जाएगी। व्यूअर्स, एक जो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
وہ یہ کہ فضل الرحمان صاحب نے نا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے ان کا ایک سٹانس پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ جناب الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ابھی اس بات کا جائزہ لینا باقی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی کیا حیثیت ہے اور یہ ہیں کون؟ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 1-2 سیٹیں الیکشن ہوں گے حاصل کر لیں گے، کس طرح حاصل کریں گے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن اپنی نشست بھی جو لاسٹ الیکشن تھے یہ حاصل نہیں کر سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ فضل الرحمان صاحب کے ذریعے ہواؤں کو چیک کیا جاتا ہے، پلس چیک کی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ معیشت کو ٹھیک کرنا پہلے بہت ضروری ہے۔ پچھلے 1.5 برس سے تو آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب حکومت چینج ہوئی نا، تحریک انصاف کو نکال دیا گیا اور خان صاحب چلے گئے، تو پی ٹی وی کے اندر، یہ مجھے کسی نے بتایا پی ٹی وی کے اندر سے لوگوں نے، کہ باقاعدہ پینل ڈسکشنز کے لیے نام فائنل کر دیے گئے، پینلز بن گئے کہ حکومت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں کریں گے، تحلیل اسمبلی کر دی جائے گی اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جا کر کچھ لوگوں سے ترلے منتیں کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گیم چینج ہونا شروع ہو گئی، اور حکومت جو اس وقت موجود تھی، یعنی طاقتیں جو موجود تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب گئے، اور پی ٹی وی کے اندر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پینلز میں کس کس کا نام تھا، اور ڈسکشن پینلز جو بنائے جاتے ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں، اور ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا تھا کہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ کاش اس وقت یہ تمام لوگ سوچ لیتے، سمجھ لیتے، تو آج پاکستان کے حالات بدل جاتے۔ 1.5 برس گزر جانے کے باوجود آپ نے ایک جماعت کو تو ختم کیا، اور آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی بھائی، وہ پیسو ہو گئی ہے، اور جس دن وہ ایکٹیو ہوگی نا، آپ کو لگ پتے جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ووٹر کی ہے جو غم و غصے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے 5,000 10,000 لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کی مرضی، آپ کر سکتے تھے، آپ طاقتور تھے، آپ نے کر کے دکھایا، لیکن یہ حالات سدا نہیں رہتے۔ جنرل باجوہ جسے بہت مان تھا اپنی طاقت کے اوپر، آج کچھ نہیں کر سکا، پولیس تک کو بلا نہیں سکا، اور وہ پولیس فرانس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں پولیس کو بلا لوں گا، تو پولیس کو بلا لیتے آپ، تو پولیس کو وہ بلا نہیں سکے۔ تو یہ طاقتوں کو، جمہوری طاقتوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور جمہوری طاقتیں کسی کی گود سے اتریں اور اپنے بلبوتے پر الیکشن جو ہے وہ لڑ کر دکھائیں۔ جمہوریت پھلے گی، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، نہیں تو کچھ خاندان ہی مضبوط ہوں گے نا، اور وہ خاندان مضبوط ہو رہے ہیں۔ مریم نواز آج مضبوط ہو رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ وہ مزید مضبوط ہو، لیکن ویورز یہ پاکستان کی سیاست ہے جس میں کردار جو ہے وہ کچھ لوگ استعمال اپنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔